आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। कोई कैसे इतना बड़ा राक्षस बन सकता है, कोई कैसे छोटे छोटे बच्चों को मार सकता है। राजस्थान पुलिस को एक सूचना मिलती है कि रोड किनारे दो लाशें मिली है और आप लोग आके यहाँ पे देख लीजिए। पुलिस कहती है आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी हमारे पुलिस का टीम जा रही है। तभी एक और पुलिस के पास फोन आता है और वो कहते हैं कि वहां से कुछ दूरी पे और 4 बच्चों की लाशें मिली है। अब पुलिस वहां पे दंग हो जाती है कि एक ही बार में 6 लोगों की लाश कैसे मिल सकती है, हो ना हो एक दूसरे से इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब 2 टीम बनाया जाता है और 2 टीम बनाने के बाद एक टीम वहां पे जाती है और एक टीम वहां पे जाती है। जाने के बाद 6 लाशों को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पूछताछ करने लगती है। तभी मुखबिर से एक खबर मिलती है और वो लोग बताते हैं कि हो ना हो इस गांव के लोग हो और मारने वाला कातिल इस घर में छुपा हुआ है। अब पुलिस को कुछ दिन हुआ था। अब पुलिस तुरंत अपने टीम के साथ उस घर पर पहुंच जाती है और चारों तरफ से उस घर को घेर लेती है। और घेरने के बाद पुलिस कहती है कि देखो जो भी इसके अंदर है, घर के अंदर है, चुपचाप बाहर आ जाए, नहीं तो हम लोग को मजबूरन उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमको गोली चलानी पड़ेगी। अब उस घर में से पहले तो कोई भी नहीं आता है, लेकिन बाद में जो एक शख्स निकलता है, निकलने के बाद कहता है आप किसे ढूंढ रहे हैं, आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम बताइए। तब पुलिस वाले जब नाम बताते हैं तो शख्स कहता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो लगभग 1 या 1.5 महीना पहले ही मर चुका है, तो वो फिर कैसे कत्ल कर सकता है। अब पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आती है क्योंकि मुखबिर लोग कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अब पुलिस वहां से चली आती है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस के हाथ लगता है वो हर कोई सुनने के बाद दंग हो जाता है। तो चलिए पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, आखिर कैसे 4 बच्चे और 2 और कत्ल हो जाता है, यानी कि 6 कत्ल हो जाता है। और कत्ल करने वाला आदमी क्यों ऐसे छोटे छोटे बच्चे का भी कत्ल कर देता है, तो पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम भीलवाड़ा है, वहीं की ये घटना है। बात है 27 जुलाई 2015 की सुबह 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 की बात है, जब कंट्रोल रूम पुलिस को एक फोन आता है और फोन आने के बाद उसमें बताया जाता है कि एक जगह 2 आदमी, एक औरत और एक आदमी का लाश पड़ा हुआ है। पुलिस कहती है ठीक है, हम लोग तुरंत वहां पे आते हैं और आने के बाद वहां पे छानबीन करते हैं। अब पुलिस यहाँ पे तैयारी कर रही होती है जाने के लिए, तभी पुलिस को कुछ मिनटों के बाद दूसरा फोन आता है कि वहीं से कुछ किलोमीटर दूर पे 4 बच्चों की लाशें और मिली है। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि हो ना हो इन दोनों लाशों में कोई ना कोई संपर्क जरूर है, क्योंकि एक ही दिन 4 बच्चों के लाश और 2 और लाश कैसे मिल सकता है। अब पुलिस तुरंत 2 टीम बनाती है और एक एक टीम एक एक जगह पे चली जाती है और जाने के बाद उस लाश को, जितने भी लाश रहते हैं सबको अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है वहाँ पे, और जाने के बाद अच्छे से जांच होता है, चेक होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। अब पोस्टमार्टम के बाद जब डॉक्टर लोग खुलासा करते हैं तो लोग बताते हैं कि इन सबका लगभग तेज हथियारों से, धारदार हथियारों से इन पर बार बार हमला किया गया है। जो एक लेडीज और एक जेंट्स थे, जो एक आदमी और औरत थे, उन पे ज्यादा वार किया गया था गर्दन पे, जिससे उन लोग का वहीं पर लोग तत्काल मर गए होंगे, तुरंत मर गए होंगे। जो बच्चे थे उन लोग को नीचे बारी बारी उतर के मारा गया था। अब वहां के जो स्थानीय लोग थे वो लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं कि इतनी लाशें मिली है और कौन ऐसा कातिल है जो छोटे छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। अब पुलिस जांच में जुट जाती है, लेकिन 1 दिन से 2 दिन और भी कुछ दिन बीत जाता है। जो लाश मिली रहती है उन लोगों का शनाख्त नहीं होता है कि आखिर में ये रहने वाले कहाँ के और कौन है ये लोग। अब कोई ढूंढने वाला भी नहीं मिलता है और ना कोई अलग बलग कोई पुलिस स्टेशन में कोई FIR लिखवाया रहता है गुमशुदगी का। अब पुलिस जब उस लाश के जो भी कपड़े मिले रहते हैं, जो भी सामान मिले रहते हैं, जब उसको चेक करती है तो उसमें जो एक आदमी रहता है उसके शर्ट के ऊपर एक यहाँ पे एक आता है छोटा सा पैकिंग लगाया जाता है, किस टेलर के पास सिलाई किया गया है, तो उसमें से एक छोटा सा लोगो निकलता है और उसमें एक टेलर का नाम लिखा रहता है और उसका मोबाइल नंबर लिखा रहता है। वो लोगो मिलता है, यानी कि जो कपड़े पे पीछे लगा रहता है। जब पुलिस उस नंबर पे बात करती है तो पता चलता है जहां पे लोग लाश मिली रहती है वहां से 90 किलोमीटर दूर पे वो टेलर रहता है, जहां पे उसकी दुकान है। अब पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है और वहां पे पहुंचने के बाद जब पुलिस वाले उस टेलर से मिलते हैं और मिलने के बाद जो लाश मिली रहती है उनका फोटो वो लोग दिखाते हैं और कहते हैं क्या तुम इन्हें जानते हो, तो कहता है हाँ सब इनको जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ, और ये लोग किस जगह के हैं
ये भी मैं जानता हूँ। जब वो बताते हैं कि ठीक है तुम बताओ ये लोग किस जगह के हैं, तो वो बताता है कि आपको चित्तौड़ जाना चाहिए साहब, ये लोग चित्तौड़ के रहने वाले हैं और इनका घर वहीं पे था। अब पुलिस तुरंत वहाँ से निकलती है और चित्तौड़ चली जाती है, और चित्तौड़ जाने के बाद जब उस गांव में जाती है और उस गांव में जाने के बाद उनसे जब पूछा जाता है गांव वालों से इसका घर कहाँ पे है, तो गांव के कुछ लोग घर दिखाते हैं। घर पे जाने के बाद जब पुलिस अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद जब खोला जाता है तो कुछ डायरी मिलता है, कुछ नोटबुक मिलते हैं, और भी कुछ ज़्यादा मतलब कुछ उसके अंदर से नहीं मिलता है। अब पुलिस सबसे पहले वो नोटबुक चेक करते हैं तो उसमें एक नंबर नज़र आता है। उस नंबर पर पुलिस फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद कहती है कि ये बताओ आप कौन बोल रहे हो। तो पता चलता है कि जो मरने वाले रहते हैं वो उनसे कोई करीबी रहते हैं, मतलब उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं। जब ये लोग उनके बताते हैं तो वो लोग भी रोने लगते हैं और वो कहते हैं साहब आपको अगर मतलब कातिल के पास जाना है तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आप उसी पड़ोस में एक सलीम नाम का व्यक्ति है जो सबसे बड़ा दुश्मन उन लोग का वही था, हो ना हो वही लोग ये सब गलत काम किए होंगे, वही लोग इन लोग को मारे होंगे। और जो मरने वाला आदमी रहता है उसका नाम यूनुस शेख रहता है, जो 38 साल का रहता है। उसकी जो बीवी रहती है वो चाँद तारा, वो 33 साल की रहती है। और जो 4 लाश बच्चे लोग को मिली रहती है वो कोई और नहीं, इसी यूनुस और चाँद तारा के बच्चे रहते हैं। मतलब इसके खानदान में अब कोई नहीं बचा रहता है, बेचारे चारों बच्चे भी मर जाते हैं और ये दोनों भी मर जाते हैं। तो इनका ये यूनुस शेख का 38 साल, चाँद तारा का 33 साल, और जो बड़ा बेटा रहता है जिसका नाम अशरफ रहता है उसका 10 साल रहता है, और एक गुड़िया नाम की लड़की रहती है जिसका 8 साल रहता है, और एक और लड़की रहती है जिसका 4 साल रहता है, और जो छोटी वाली जो बेटी होती है सकीना मात्र 2 साल की होती है। यानी कि कातिलों ने थोड़ा भी रहम नहीं किया था, पूरे खानदान को, पूरे मतलब परिवार को ही खत्म कर दिया था। अब पुलिस को जब इतना लीड मिलती है तुरंत वो पड़ोस में जाती है, और पड़ोस में जाने के बाद वो जो सलीम का घर रहता है पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, और पुलिस कहती है अगर तुम इसके अंदर हो तो चुपचाप बाहर निकल जाओ, नहीं तो मजबूरन हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ेगी और तुम पे गोलियां चलानी पड़ेगी। अब उसके अंदर से दरवाजा तो पहले नहीं खुलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब दरवाजा खुलता है तो एक लड़का अंदर से बाहर आता है और आने के बाद कहता है कि साहब आप लोग किसको खोज रहे हैं और क्या बात है। तब वो लोग कहते हैं कि देखो 6 मर्डर हो गया है और इसी गांव में तुम्हारे ही मोहल्ले में, और इसका नाम यूसुफ शेख और चाँद तारा है, और उसके बच्चे का भी मतलब किसी ने खून कर दिया है। हो ना हो सलीम नाम का व्यक्ति है जो इस घर में छिपा है, उसी ने कत्ल किया है। अब वो लड़का जो बाहर निकलता है वो कहता है साहब ये कैसे हो सकता है, जो सलीम नाम के जिस आदमी के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं वो तो लगभग 1 या 1.5 महीना पहले ही मर चुका है, और ये खबर तो अभी कुछ दिन पहले की है। अब पुलिस को समझ में नहीं आती आखिर में हुआ तो क्या हुआ। फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है साहब मैं कोई और नहीं उसी सलीम का बेटा हूं जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। अब पुलिस को फिर वहां की टीम चली जाती है, और जाने के बाद फिर पुलिस सोचने लगती है आखिर में हम लोग क्या करें, कैसे कातिल तक पहुंचे। तभी पुलिस को एक और सुराग मिलता है। जो पुलिस में सीनियर होते हैं वो कहते हैं हो ना हो ये जो मर्डर हुआ है इसी गांव के कोई ना कोई होगा, और हम लोगों से कोई ना कोई चीज़ छूट रहा है। सबसे पहले इन लोग के बारे में पता लगाओ, ये लोग मतलब जो थे सलीम के घर वाले ये कैसे थे और चाँद तारा के घर वाले कैसे थे। तब एक कहानी बाहर निकल के आती है, उसके बाद कातिल तक पुलिस पहुंचती है। अब जो पुलिस के अधिकारी उसके घर गए थे सलीम के घर, तो जो उसका बेटा था जिसका नाम शराफत था वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मतलब वो कुछ छिपा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी बातों से ऐसा लग रहा था। तो बाद में जो पुलिस के सीनियर अधिकारी रहते हैं वो लोग कहते हैं हो ना हो इन्हीं गांव में और इसी लोगों ने शायद कुछ किया होगा। फिर से उसके बेटे शराफत को बुलाया जाता है और उससे अच्छे से पूछताछ होता है कि 27 जुलाई 2015 रात को तुम कहाँ पे थे और किसके साथ में थे। अब वो पहले तो सोचने लगता है, फिर कहता है साहब आप लोग को मेरे पे अगर शक है तो आप लोग मेरे दोस्त से पूछ सकते हैं जिसका नाम राजेश है, मैं उसी के साथ में था 27 जुलाई 2015 को, और 28 जुलाई को दिन में भी उसी के साथ में मैं था सुबह में। अब पुलिस राजेश से बात करती है और राजेश जिस जगह पर रहता है जहाँ पे रहता है पुलिस वहाँ पर भी जाती है और उससे कहती है ये बताओ तुम 27 जुलाई 2015 को रात में किसके साथ में थे और कहाँ पे थे। वो कहता है कि साहब मैं अपने दोस्त शराफत के साथ में था और 28 तारीख को भी मैं था। तो वो कहते हैं कि तुम लोग थे कहाँ पे, तब वो कहता है कि हम लोग अजमेर शरीफ जियारत करने के लिए गए थे, और ये जो मर्डर हुआ था वो उसी रोड पे हुआ था जो अजमेर शरीफ
भीलवाड़ा रोड पर हुआ था। अब पुलिस को इन दोनों पे थोड़ा शक होता है, डाउट होता है, फिर पुलिस इनको सस्पेक्ट समझ के मतलब इन लोग पर डाउट करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस इन लोग को लेके जाती है पुलिस थाने में और अच्छे से पहले पूछताछ करती है, तो पहले तो शराफत और उसका दोस्त कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपना तरीके से पूछताछ करती है तब जो शराफत रहता है और उसका दोस्त वो लोग अपनी हार मान जाते हैं। और वो शराफत जो कहानी सुनाता है पुलिस के सामने, सब कोई सुन के दंग हो जाते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक लड़का जो शराफत नाम है, जो दिखने में एकदम सीधा सामता है, वो कैसे एक या दो नहीं 6 लोगों का कत्ल कर देता है और उसके बाद ऐसे दिखाता है कि मैंने कुछ किया नहीं है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है जो शराफत रहता है, तो शराफत ये गवाही देता है, पहले तो कुछ बताता नहीं है और उसके बाद जब उसका दोस्त हार मानने लगता है तब शराफत बोलता है कि जो मेरा बाप था जिसका नाम सलीम था और जो मरने वाली महिला थी जिसका नाम चाँद तारा था, इन लोगों में अवैध संबंध था और इसके वजह से आए दिन मेरा बाप सलीम मेरी माँ को परेशान करता, मेरी बहन को परेशान करता और मुझे भी परेशान करता और हमारे घर पे झगड़ा होते रहता था। इसके वजह से कई साल साहब हम लोग का ज़िंदगी खराब हो गया था। वो औरत हमारे बाप को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब मेरे को इतना गुस्सा आता था, कभी कभी मैं सोचता था उस औरत को मार दूँ, उसके साथ में कुछ गलत काम कर दूँ, लेकिन मेरे को समय नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था। और इसी टाइम में जून में ऐसा आया कि उसका जो बाप था वो नेचुरल तरीके से मतलब अपने आप एक बीमारी की वजह से सलीम मर जाता है और मरने के बाद जो उसका शराफत लड़का रहता है उसको अब इस औरत पे गुस्सा आने लगता है कि इसके वजह से इसका बाप ने इन लोगों को कभी समझा नहीं और उसके चक्कर में इसके घर पर हमेशा झगड़ा होता था। हो ना हो, अब मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो चला गया, अब तुम लोगों को भी इस दुनिया में मैं नहीं रहने दूंगा। उसके बाद उसका बेटा जो शराफत रहता है वो उसके पति से जाके इनुस से बात करता है और चाँद तारा से अच्छे से बात करता है, जैसे कि कुछ इसके दिल में है ही नहीं। उनसे कहता है कि चलो तुम लोग अगर चलोगे तो हम लोग अजमेर शरीफ चलेंगे और वहाँ पर जियारत करेंगे और मैं खुद अपने दोस्त के साथ में चलेंगे, हम लोग कार से चलेंगे। अब वो लोग शराफत के चक्कर में आ जाते हैं, उनको क्या मालूम कि शराफत ले जाके रास्ते में क्या करने वाला है। अब वो अपने 4 बच्चे लोग को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खुद अच्छे कपड़े पहनते हैं और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ता में भीलवाड़ा आता है और शराफत एक साइड में गाड़ी रोकता है और उसका दोस्त राजेश भी गाड़ी से उतरते हैं। उतरने के बाद वो लोग क्या देखते हैं कि सब बच्चे और जो भी मतलब इनुस थे और चाँद तारा थे लोग सो रहे हैं। अब वो अपनी तलवारें निकालते हैं और तेज हथियार से जो तेज धार रहता है उससे चाँद तारा पे और इनुस पे वार कर देते हैं। इनुस को और उसके पत्नी को पहले मार देते हैं, फिर बाद में लोग डरने लगते हैं कि ये बच्चे सब देख रहे हैं। वो लोग खुद कहते हैं कि मेरे अब्बू और मेरे अम्मी को मत मारो ऐसे, लेकिन जो शराफत था उसकी आंखों में खून सवार था। फिर एक एक बच्चे को भी वो लोग उतारते हैं और उतारने के बाद सबका गले पर वार करते हैं, बच्चे को भी मार देते हैं। तब वहाँ पे वो महिला और पुरुष की लाश वहीं पे फेंक देते हैं और बच्चे की लाश कुछ किलोमीटर दूर लेके जाते हैं और वहाँ पे ला के ये लाश फेंक देते हैं। फिर वो लोग अजमेर शरीफ चले जाते हैं। अजमेर शरीफ जाने के बाद सुबह में लोग ऐसे आते हैं, फिर अपने अपने घर पे चले जाते हैं, यानी कि चित्तौड़ चले जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। अब जब ये सामने पुलिस की आती है तो वहाँ पे सोशल मीडिया की वजह से और पेपर में अखबारों में छपने लगता है, तो हर कोई इस सोचने पर मजबूर हो जाता है कैसे कोई आदमी बदला लेने के लिए इतने नीचे तक गिर सकता है। वो भी मतलब उसका बाप ने जो गलती किया था, उस औरत ने जो किया था, तो क्या उसका बस एक ही रास्ता था कि उन लोगों को मार देना। ये शराफत नाम का जो आदमी था वो बहुत बुरा काम किया, बहुत गलत काम किया। उसके बाद एक केस चलता है कोर्ट में और लगभग 7 सालों बाद 6 अगस्त 2022 को भीलवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ से एक जजमेंट आता है, वहाँ से एक मतलब फैसला आता है। जो ये शराफत रहता है और उसका दोस्त राजेश रहता है, इनको सजाए मौत की सज़ा दी जाती है, क्योंकि ये लोग जो जुर्म किए थे बहुत ही संगीन जुर्म था। जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था और उनको भी ये लोग मार दिए थे। तो ये थी कहानी आज की, कैसे एक परिवार को एक आदमी जो अपने बाप पे गुस्सा था कि उसका बाप उस औरत से बात करता था, उसके चक्कर में रहता था और उसकी वजह से उसके घर पर बात मतलब प्रॉब्लम होता था, वो इतना गुस्से में आ जाता है, उसके ऊपर खून सवार हो जाता है कि एक पूरे परिवार को ही वो ख़त्म कर देता है। तभी तो उसको सजाए मौत की सज़ा हो जाती है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। अगर आप भी कहीं पे हैं, कुछ भी गलत करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं मेरे भाई, इसीलिए गलत काम सोचना भी नहीं। अगर आपको भी कोई परेशान कर रहा है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है,
तो सबसे पहले पुलिस का मदद लेना चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए। कोई भी ऐसी बात हो तो अपने दिल में नहीं दबाना चाहिए। अगर आप कुछ गलत कर भी दिए तो उसका गलत ही परिणाम होगा। गलत करने वालों के साथ में भी गलत होता है। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ भी रहे सेफ रहे, अपने फैमिली को साथ दें और अपने भाई को भी सपोर्ट करें। लाइक और सब्सक्राइब करके। आपका भाई बहुत मेहनत करता है। शाम को टाइम हो गया, जाने का छुट्टी हो गया, लेकिन आपका भाई यहाँ पे बैठ के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा है और आप लोग देख सकते हैं कहानियाँ भी लिख रहा है। कि वहाँ पे रूम में जाऊँगा तो टाइम नहीं मिलेगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।